नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, चीन अपने अजब गजब कानून के लिए जाना जाता है और हमेशा ही चीन में आप देखेंगे कुछ महीनों बाद एक ऐसा कानून आ जाया करता है जिसके माध्यम से वह अपने नागरिकों पर तमाम तरह के अंकुश लगाने की कोशिश करता है। लेकिन हाल ही में चीन जिस फैसले के साथ आगे बढ़ रहा है, उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। चीन का अब कहना है कि दरअसल चीन की निंदा करने के लिए, चीन पर टीका टिप्पणी करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए जरूरी नहीं है कि चीन के सीमा के अंदर हो, चीन के बाहर भी कोई रह रहा हो, लेकिन चीन पर यदि प्रतिक्रिया देता और चीन को वो पसंद नहीं आता है तो वह उस पर कार्रवाई कर सकता है। यानी कि चीन अब जो है न्यू एथनिक यूनिटी लॉ लागू करने वाला है और ये लॉ केवल चीन के दायरे में नहीं है, चीन तो आएगा ही, ग्लोबली करेगा। यानी कि कहीं भी अगर चीन के कोई लोग हैं और चीन पर निंदा टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं तो वह उसके अंतर्गत आ जाएगा। और इस कानून को लेकर के लंबे समय से बात किया जा रहा था, इस पर तमाम तरह के विवाद देखे जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि संभव है शी की जो सरकार है वह ये ठंडे बस्ते में डाल देगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो बातें कही जा रही है कि जुलाई 1 तारीख से इसी साल इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी दुनिया पर इसका विस्तृत प्रभाव पड़ने वाला है। क्या सब होने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य से भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस वजह से भारत और चीन का संबंध कैसा रह जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि भारत चीन के संबंध में आमूलचूल सुधार देखने को मिला है। लेकिन आगे क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको समर एंड सेल दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 27 जून 2026 तक रहने वाली है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये होगा। मोर देन 60 to 80% आपको ऑफ होगा। अगर एडमिशन की बात करें तो दिल्ली का अगर सेंटर जो देखेंगे मुखर्जी नगर में 48,000 रुपया फी है और प्रयागराज सेंटर पर देखेंगे तो 30,000 फीस के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जिस पर विजिट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिर आप जिस भी सेंटर पे जिस भी कोर्स में नामांकन कराना चाहें करा सकते हैं। बस ध्यान देना है, तत्परता दिखानी होगी कि समय आपके लिए बेहद सीमित है, इसलिए थोड़ी सी आपको तत्परता दिखाते हुए कोर्स लेना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ये नया जो लॉ आया है इसको लेकर के क्या चिंताएं दिख रही है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1 जुलाई से ही इसे लागू कर देगा चीन और इसके जद में दुनिया भर के देश जो है आने वाले हैं। खास करके अगर जो मैंने पहले ही कहा, जो एथनिक यूनिटी को लेकर के बात की जा रही है, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि चीन में भी जनजातीय समुदाय हैं, तकरीबन 50 से ऊपर हैं, उन सभी को इकट्ठा करना। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि भारत में विविधता है, वैसा ही कुल मिलाकर के आप देखेंगे चीन भी विविधताओं का देश रहा है। काफी ज्यादा वहां पर देखा जाता है कि अलग अलग ट्राइबल्स ग्रुप भी है, अलग अलग एरिया में रहते हैं, इन सबों की संस्कृति अलग अलग है। लेकिन चीन अगर एक ऐसा कानून लाता है जिसके माध्यम से ये कोशिश करता है कि जितने भी एथनिक ग्रुप हैं सभी को एक सांचे में ढाल दिया जाए, यानी कि जिस तरह से हम भारत में चर्चा करते हैं ना, वन नेशन वन लॉ की बात की जा रही है, वैसा ही कुछ वहां पर होने जा रहा है। इस बात को लेकर के पहले भी चर्चा हुआ था और कहा गया था कि संभव है कि चीन इसको ठंडे बस्ते में डालेगा, चूंकि अल्पसंख्यक का मुद्दा वो ज्यादा यहां पर चर्चा में रहा। कहा गया कि खास करके जो उइगर मुसलमान समुदाय हैं और तिब्बती समुदाय के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाने के लिए यह सारे तरकीब चीन अपनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चीन इस बात को माना नहीं और अब फाइनली इस पर मुहर लग गया है। 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले न्यू लॉ जो है उसे अप्रूव्ड कर दिया गया है एनुअल पार्लियामेंट्री सेशन में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, यानी कि किसी भी देश के अगर कल्चर को आपको समझना हो, कल्चर को खत्म करना हो किसी भी जनजातीय समूह का या किसी भी देश का, तो उसकी भाषा पर कंट्रोल कर लीजिए, उसका कल्चर धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। चीन जनजातीय समूह के साथ यही करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहां पर मंडारिन जो भाषा है चीन की उसको मैंडेटरी बना रहा है। कह सकते हैं कि इस कानून के जरिए थोपने की कोशिश कर रहा है। तमाम स्कूलों में इसे ही पढ़ाया जाएगा, नेशन वाइड इसे अप्लाई किया जाएगा। गवर्नमेंट की तमाम बॉडी जो हैं, तमाम कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां है, सभी जगह चाइनीज नेशनल आइडेंटिटी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि अगर कोई पेरेंट्स
अपने बच्चे को मंडारिन लैंग्वेज नहीं बताते हैं, सिखाते हैं, चीन की जो एक रूपता की बात है उससे अलग कोई जानकारी देते हैं, चीन की सरकार के अगेंस्ट कुछ बातें करते हैं, तो उस बच्चे का तो छोड़ दीजिए क्या होगा, उस पेरेंट्स पर एक्शन लिया जाएगा। और ये तमाम तरह की चीजें जो है, कहा जा रहा है कि ये 56 जो एथनिक ग्रुप है ये सबसे ज्यादा प्रभावित यहां पर होने वाले हैं। तमाम तरह के पहले भी इन जो ग्रुप रहा, एथनिक ग्रुप, बहुत तरह के हिंसात्मक कार्रवाई चीन के द्वारा किया जाता रहा है। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका विदेशों में भी कार्रवाई कैसे होगा। अब चीन में यह कानून लागू हुआ है, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो देखिए, विदेशों में बैठे कोई व्यक्ति है, कोई संगठन है, जो भी इस पर टिका टिप्पणी करता है, इस पर बातें करेगा, वह भी इसके कानून के दायरे में आ जाएगा। और चीन इसे कह रहा है कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए आप इस पर बात ना करें। वह इसे अलगाववाद से जोड़ करके देखता है, अलगाववाद पर कठोर कार्रवाई करने की बात करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भारत का भी मसला इससे जुड़ेगा। भारत का मसला इसलिए जुड़ेगा क्योंकि भारत में तिब्बती शरणार्थी बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। दलाई लामा यहीं से कह सकते हैं कि तिब्बत को एक तरह से दिशा निर्देश देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस कानून का बहुत बड़ा प्रभाव सीधे तौर पर भारत पर पड़ने वाला है। और इसके अलावा चीन के तमाम जो पड़ोसी देश हैं सभी बहुत प्रभावित होने वाले हैं। और खास करके देखा जाए दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी, क्योंकि चाइनीज डायस्पोरा एक बड़ी संख्या में अमेरिका में रहता है और वहां पर मंडारिन भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ भी यहां पर तानातानी देखने को मिलेगा। देखिए, दुनिया के अगर मंडारिन स्पीकिंग कंट्रीज की बात किया जाए, मुख्य रूप से तो चाइना है, और चाइना के अलावा अगर आप बात करेंगे तो वह ताइवान है। ताइवान को लेकर के वो पहले ही वन चाइना नेशन पॉलिसी की बात करता है। इसके अलावा हांगकांग, कुल मिला के कह सकते हैं ताइवान पर कोशिश किया जा रहा है कि उसको कब्जे में लिया जाए, और हांगकांग पर एक तरह से आप जानते हैं कि लगभग वो उसके कंट्रोल में ही है। इसके अलावा सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया। यूएस में इसलिए कहा जा रहा है कि 3 मिलियन से अधिक लोग जो है वो मंडारिन बोलते हैं। अब जरा सोच सकते हैं, ये अमेरिका की स्थिति है, यानी कि अमेरिका में चाइनीज डायस्पोरा इतनी बड़ी संख्या में बढ़ता जा रहा है। यहां पर दुनिया के जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं की बात करेंगे तो इंग्लिश अभी सबसे अधिक है, और कितनी संख्या, 1.5 बिलियन। लेकिन मंडारिन की स्थिति देखिए, जो चीन की भाषा है 1.2 बिलियन है। और ये नया कानून जो आ रहा है, इससे मंडारिन और बाकी लोगों पर थोपा जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये आने वाले समय में इंग्लिश से ऊपर देखने वाला है। इसके अलावा हिंदी की बात करेंगे, 609 मिलियन है। बाकी भाषाएं आपको यहाँ पर स्पेनिश, अरेबिक, फ्रेंच, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बंगाली भी है। बंगाली कहने का तात्पर्य, चूंकि बांग्लादेश में भी आप देखेंगे तो बंगाली भाषा है, और पश्चिम बंगाल के एरिया में भी, त्रिपुरा में भी, नॉर्थ ईस्ट के कई जगह पे, तो वो सारा एरिया उसमें कवर होता है। असम वगैरह भी आ जाएगा। यहाँ पर नंबर 1 जो अगर देखेंगे, इसमें कहा गया है कि जो नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं उसमें अगर देखा जाए, जैसे नेटिव लैंग्वेज कहने का मतलब समझिए, मंडारिन को ही अपनी प्रमुख भाषा के तौर पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे आप कहेंगे इंग्लिश नंबर 1 पे होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे भारत में बहुत सारे लोग इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनका वो अपना नेटिव लैंग्वेज है? नहीं, वो हिंदी है, मलयालम है, तमिल, तेलुगु, मराठी, मैथिली, भोजपुरी, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इंग्लिश उनका सेकंड लैंग्वेज है, यही बात समझना है। तो अगर पहले नंबर पर देखा जाए अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलने में, तो वह अभी भी चीन नंबर 1 पे है मंडारिन के साथ, फ्रेंच दूसरे पर है और अरेबिक तीसरे पर है। ये मैं फिर से आपको बता दूं, ये इस कंडीशन में रखा गया है कि पहले नंबर पे अपनी भाषा कौन ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज पे नहीं। यहाँ जो पूरी सुधार किया जाएगा, ये जो एथनिक यूनिटी और प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए, उसमें आर्टिकल 15 में सुधार किया जाएगा। और आर्टिकल 15 को ही बदल करके ये कहा जा रहा है कि इसमें पूरी तरह से परिवर्तन इसके स्क्रिप्ट में किया जाएगा, लैंग्वेज में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन किया जाएगा। और फिर अगर देखा जाए तो चीन का अगर यहाँ पर देखेंगे, जैसा मैंने कहा कि 56 एथनिक ग्रुप हैं, जो चीन के मैप पर आप समझने की कोशिश कीजिए, अलग अलग एरिया में अलग अलग ढेर सारे एथनिक ग्रुप आपको दिख रहा है। खास करके यहां पर जैसे मैंने कहा कि तिब्बत की हमने बात किया, तो तिब्बत एक बड़ा जो समुदाय यहां पर है, जिस पर कंट्रोल करने की बात चीन की सरकार लंबे समय से कर रही है। इसके अलावा उइगर जो है, ये उइगर जो है वो यहां पर मुस्लिम समुदाय है, ठीक है। और
कहा जाता है कि उइगर समुदाय जो इस एरिया में है, इस पर भी कंट्रोल करने की चीन कोशिश कर रहा है, मंदारिन थोपने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इसके कल्चर को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश है। और 56 अगर आप देखेंगे तो कहां कहां फैला हुआ है वो इस मैप से कुछ हद तक आपको दिखेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर इस एरिया पर आप देखेंगे, जो चीन का भारत से लगता हुआ कुल मिलाकर के जो आप कह सकते हैं तिब्बत या उइगर वाला एरिया पर जाता है, पश्चिम का सीमा, इस एरिया पर ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मंडारिन भाषा को थोप करके इस लॉ के माध्यम से यहां पर है। जो यहां पर 56 एथनिक ग्रुप की बात किया गया है, इसमें एक इसका मेजर ग्रुप है। तो उस मेजर ग्रुप को पहले ही एक सांचे में ये ढाल चुका है, यानी कि वो मंडारिन लैंग्वेज बोलता है, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है उसी हिसाब से चलता है। बाकी जो यहाँ पर 55 उसको एक साथ ढालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, तिब्बती शरणार्थी को लेकर के। क्योंकि भारत में एक बड़ी संख्या में दलाई लामा के साथ 1959 में ही तिब्बती शरणार्थी भारत पहुंच गए थे। और भारत में एक जगह है धर्मशाला, धर्मशाला से तिब्बत की भी सरकार चलती है। दलाई लामा एक तरह से राजनीतिक गुरु और धार्मिक गुरु दोनों होते हैं जो तिब्बत के लोग हैं उनका। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी संख्या में भारत में रहते हैं और चीन इसको लेकर के आपत्ति भी दर्ज कराता है। दलाई लामा के उत्तराधिकार की चयन की प्रक्रिया को लेकर के भी बात चल रही है, वह भी एक विवाद का कारण बना हुआ है। और जब ये लॉ लागू होता है तो मान लेते हैं कल को कोई भी नए दलाई लामा आते हैं या अभी जो दलाई लामा है या बाकी भी जो तिब्बती समुदाय के लोग हैं, क्योंकि यहाँ जो धर्मशाला में रह रहे हैं, इसके अलावा एक बड़ी संख्या में देखेंगे तिब्बती समुदाय के लोग जो हैं वो दक्षिण भारत में भी हैं, वो शरणार्थी हैं, कुछ जाकर के वहां बस गए थे। तो कुल मिलाकर के अगर मान लेते हैं भारत से अगर कोई टीका टिप्पणी किया जाता है और उसके बाद ये कानून फिर लागू होता है तो निश्चित तौर पर भारत और चीन के बीच में आपको टकराव देखने को मिलेगा। क्योंकि चाइना ने स्पष्ट कहा है कि हमारे बॉर्डर के बाहर के भी जो लोग होंगे, अगर चाइना को लेकर के वो बातें करते हैं तो न्यू एथनिक लॉ के अंदर वो आएंगे और उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए पहला नाम जो है वो दलाई लामा के साथ ही आता है। और यहां से डिबेट ये निकलता है कि दलाई लामा के उत्तराधिकार को चुनने की प्रक्रिया चल रही है, क्या उसको भी टारगेट में रख करके इस लॉ को लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में 1 जुलाई से ही लागू कर देने की बात इसको की जा रही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है मुसलमान समुदाय। देखिए ये एक बड़ी सच्चाई है कि चाइना में मुस्लिम समुदाय का बड़े स्तर पर नरसंहार किया गया, जेनोसाइड हुआ है। क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता चीन में है नहीं, इसलिए एग्जैक्ट डेटा जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितने लोग भी इस जेनोसाइड से बचकर के भागे हैं, दुनिया के किसी हिस्सा में गए हैं, यूरोप गए, अमेरिका पहुंचे, भारत भागे, या जो पत्रकार वहां तक गए हैं, उनका यही कहना है कि अगर नरसंहार क्या होता है, अगर ये किसी को देखना है जेनोसाइड, तो वो चीन में उइगर मुसलमानों को देखे। और यहां पर बड़ी संख्या में चीन की कोशिश ये रहता है कि ये जो उइगर मुस्लिम है इसकी पूरी तरह की इस्लामिक पहचान को खत्म कर दिया जाए। यहाँ के मस्जिदों का भी अगर आप डिजाइन देखेंगे तो वो वैसा नहीं रहता जैसा कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय का मस्जिद रहता है, या यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय हैं उसका पहनावा ओढ़ावा भी बाकी मुस्लिम समुदाय के जैसा आपको दुनिया भर में नहीं दिखेगा। अगर कुछ हद तक दिखता भी है तो चीन उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता रहता है। कुल मिलाकर के यहां पर कहा गया है कि अगर 9 में से देखा जाए, 10 में से 9 चाइनीज मुस्लिम जो है या तो वो हुई है या उसी को उइगर कहते हैं, जिसको खत्म करने की पूरी साजिश लंबे समय से देखेंगे चाइनीज गवर्नमेंट करते रह रही है। चाइना का हमेशा से यह टारगेट रहा, जो शिनजियांग प्रांत या उइगर वाला एरिया देखेंगे वहां पर ये ज्यादातर मुस्लिम समुदाय हैं। तो कुल मिलाकर के इस बात को लेकर के लंबे समय से बहुत सारे जो कंट्री हैं इन्होंने अपना कंसर्न भी दिखाया है, लेकिन चीन इस बात को लेकर के मानने को कभी राजी नहीं हुआ है। अब बड़ा प्रश्न यही है कि फिर भारत के साथ क्या इस मुद्दे को लेकर के तकरार बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक पड़ोसी देश हैं। और खास करके अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, LAC को लेकर के चर्चा करें, LAC को लेकर के जो पिछले साल कजान में रसिया में एक मीटिंग हुआ था, उसके अंतर्गत ये बात की गई थी LAC के मुद्दे को सुलझा लिया जाए। लेकिन अब अगर ये नया कानून 1 जुलाई से लागू होता है, बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है वह तिब्बत को फ्री कराने की कोशिश कर रहे हैं, तिब्बत में स्वायत्ता की बात कर रहे हैं, तिब्बत के लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में चीन यह कानून लागू करेगा, भारत पर भी थोपने की कोशिश करेगा ही, स्पष्ट तौर पर वो पहले ही कह चुका है। इस कंडीशन में दोनों देशों के रिश्ते में तनाव आना लाजमी ही है। तो अब ये देखने की बात होगी कि 1 जुलाई के बाद किस तरह से इस कानून का
जो क्रियान्वयन वो चीन के द्वारा किया जाता है, ताकि बाकी देशों के साथ उसका कैसा रिश्ता रहेगा वो उसी पर तय करेगा। एक प्रश्न है यहाँ पर, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के कानून किसी भी देश के द्वारा लाया जाए जिसका प्रभाव अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर पड़ेगा, है ना, तो क्या वो वाकई उसका क्रियान्वयन किया जा सकता है सफलतापूर्वक, या केवल वो एक हथकंडा बन करके, या कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉर बन करके रह जाएगा? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।